बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं राजश्री। दिन भर की घटनाओं की यदि आज समीक्षा करूं तो आज का दिन मुसीबतों भरा रहा तो किसी को राहत भी मिली। वैसे भी 26 दिसंबर या किसी भी महीने की 26 तारीख को कहा जाता है कि काफी भारी होती है ये तारीख, लेकिन आज किस किस के लिए ये तारीख भारी रही ये हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे इस सिलसिले में कि कैसे अखिलेश यादव के एक कदम से बढ़ सकती थी सपा की मुश्किलें, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐन मौके पर बीच बचाव कर चचा भतीजे में टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुए घमासान पर फिलहाल विराम लगा दिया है। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को मुश्किलों में डालने की कोशिश में लगी मायावती की खुद मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, हम आपको ये भी दिखाएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों का। आखिर क्यों नोटबंदी पर कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है दूसरे विपक्षी दलों का साथ, और क्या कहा है सीताराम येचुरी ने इस पूरे मामले पर। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अगर एक और मुश्किलें बढ़ी तो दूसरी ओर थोड़ी सी राहत भी मिली है आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और ये भी दिखाएंगे कि नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से त्रस्त जनता को कैसे राहत दे सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। बताएंगे आपको कि किसने बढ़ाई क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुश्किलें, और साथ ही मुश्किलों की हो रही है बात तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कौन बढ़ा रहा है ताइवान की मुश्किलें, ये भी आपको दिखाएंगे। इस बीच एक अच्छी खबर भी होगी, बताएंगे कैसे भारत की सबसे लंबी रेंज वाली पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 मात्र चंद मिनटों में तय कर सकती है चीन से लेकर यूरोप तक का फासला। अग्नि 5 का एक नज़ारा आपके सामने होगा, और साथ ही और भी बहुत कुछ इतिहास की बातें होंगी, कुछ मनोरंजन की भी और साहित्य की भी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के सियासत से। मिशन 2017 को देखते हुए तमाम दल काफी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर घमासान की उम्मीदों पर पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने फिलहाल विराम लगा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सूची और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की लिस्ट को लेकर बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। आज हालांकि दिन भर इसी रास्ते को तलाशने में पार्टी के बड़े नेता लगे रहे, और खबर यहां तक की आई कि अखिलेश यादव इस कदर नाराज हैं कि यदि पिता ने उनकी बात नहीं मानी तो वो इस्तीफा तक दे सकते हैं। सियासत के पहलवान मुलायम ने बेटे अखिलेश को राजनीति का दंगल लड़ना सिखाया था, लिहाजा आखिरी दांव भी नेताजी जानते हैं। अखिलेश यादव ने 403 उम्मीदवारों की अपनी सूची पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की लिस्ट में से अंसारी बंधु अतीक अहमद और अमन मणि त्रिपाठी समेत करीब 40 वो नाम नदारद हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की अब तक की लिस्ट में हैं। शिवपाल ने 175 उम्मीदवारों का ऐलान कर रखा है। और ये टिकट का तो मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी। और जब मैं बोल ही चुके हैं, सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग बिना समस्या बनाना चाहते हो, क्यों बनाते हो ये? अखिलेश की लिस्ट के बाद मुलायम परिवार में एक बार फिर घमासान मचना तय माना जा रहा था, क्योंकि शिवपाल ने भी ट्वीट कर ये बताने की कोशिश की है कि वो हथियार नहीं डालने जा रहे। उन्होंने लिखा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनावी घड़ी में विपक्ष को समाजवादी पार्टी पर हमले का नया मौका मिला है। ये नाटक है, नौटंकी है, और ये इसलिए है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से विफल हैं। अखिलेश यादव के खाते में हत्याएं आती हैं। ये सत्ता की लड़ाई की शुरुआत है, और अगर मतदाताओं ने इनको वोट दिया तो जिस तरह से ये 5 वर्ष बीते हैं गुंडा राज के, इससे भी ज्यादा भयंकर गुंडा राज आने वाले भविष्य में जनता को देखने को मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ये बताने में जुटे हैं कि मुख्यमंत्री के कदम को निजी टकराव से जोड़कर देखना ठीक नहीं। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे और सही आकलन करके टिकट का वितरण समाजवादी पार्टी में होगा। सभी विपक्षी दल उम्मीद लगाए बैठे हैं
कि अखिलेश सत्ता की अनारकली के लिए शहजादे सलीम की तरह अपने मुगले आजम पिता मुलायम सिंह से बगावत कर बैठेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की फिल्म को एक सुखद मोड़ देने की तैयारी कर ली गई है। चाचा भतीजे दोनों की पसंद के 340 उम्मीदवार छांट लिए गए हैं। रहा सवाल बाहुबलियों और दागदार प्रत्याशियों का, तो अखिलेश उनसे दूरी बनाए रखने की राजनीति को बरकरार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो यदि 2016 की बात करें और राजनीतिक ड्रामे की बात करें तो शायद सबसे दिलचस्प ड्रामा सपा परिवार के बीच की लड़ाई ही रही और ये ड्रामा अभी तक जारी है। देखना ये होगा कि मिशन 2017 में इस ड्रामे से समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होता है, कितना नुकसान। लेकिन नुकसान इस वक्त मायावती को जबरदस्त हो रहा है। नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही मायावती इन दिनों सवालों के घेरे में आ गई हैं। खासकर आज आयकर विभाग ने उनके भाई आनंद कुमार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। आईटी विभाग को कई गुप्त जानकारियां मिली थी कि आनंद कुमार के पास कई बेनामी संपत्तियां हैं और अब इन सारी संपत्तियों की जानकारी मांगी जा रही है, इकट्ठी की जा रही है। साथ ही आनंद कुमार के कई बिल्डरों से जो संबंध हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। मायावती के भाई आनंद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट बिल्डरों के साथ गठजोड़ से बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। सूत्रों की माने तो आनंद कुमार के कई बिल्डरों के साथ अच्छे संबंध हैं और उन्होंने उनकी आवास परियोजनाओं में काफी मात्रा में बेहिसाब धन का निवेश किया है। इस संबंध में नोएडा के कई बिल्डरों को नोटिस भेजा गया है। आयकर विभाग ने इन बिल्डरों से जमीनों के संबंध में जानकारी मांगी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से मायावती के भाई पर बेनामी संपत्ति का ये आरोप बीएसपी सुप्रीमो के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नोटबंदी के बाद मायावती लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी उन पर पलटवार कर सकती है। रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून को कई दशकों तक ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया था। पीएम ने कहा था कि वर्तमान सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा। देशहित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े सरकार प्राथमिकता से करेगी, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में सपा और कांग्रेस के संभावित गठबंधन की खबरों पर अपना बयान दिया है। मायावती ने कहा कि अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी ये गठबंधन करा रही है। बीएसपी अध्यक्षा ने कहा कि मुलायम सिर्फ इसलिए गठबंधन चाहते हैं ताकि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जा सके। मायावती ने कहा कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे इस बार बीएसपी यूपी में सरकार बनाएगी। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तकरार शुरू हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य में सियासी परचम लहराने के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरों पर बीएसपी प्रमुख मायावती की पैनी नजर है। दलित वोट बैंक की राजनीति के सहारे सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाली मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संभावित गठबंधन को बीजेपी के दिमाग की उपज बताया। इनके गठबंधन करने की अंतिम मोहर बीजेपी के कहने पर तभी यहां लगने वाली है जब बीजेपी को ये लगेगा कि सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करके चुनाव लड़ने से यहां बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है। बहन मायावती जी इस समय बौखलाहट में है। नोटबंदी के बाद से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है तो बहन जी भी उस गठबंधन में शामिल हो जाएं। जनता तीनों मिलकर के लड़ेंगे तब भी इस गठबंधन को सबक सिखाएगी। मायावती ने कहा कि क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक गई है और इसीलिए वो कांग्रेस से गठबंधन को आतुर है ताकि हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा सके। सपा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके भी यहाँ प्रदेश की सत्ता में वापस आने वाली नहीं, फिर अपनी हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही मर देगी। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश और शिवपाल के बीच दो खेमों में बंट गई है और यूपी में बीएसपी की लड़ाई बीजेपी से है कि अभी चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बनने पर भी
इनको इसका कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि अब सपा 2 खेमों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल यादव के इन 2 खेमों में बट चुकी है, जो इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे को चुनाव हराने की पूरी कोशिश करेंगे। यूपी में सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच हर दल दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में है। जिस रफ्तार से सियासत आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहना मुश्किल नहीं है कि कड़कती सर्दी पर यूपी की सियासी गर्मी भारी पड़ने वाली है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन लखनऊ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद जो सबसे अहम कदम है वो बेनामी संपत्ति का है और उसी के तहत मायावती के भाई आनंद कुमार पर आईटी विभाग ने यानी इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई शुरू करने की योजना बना ली है। लेकिन मायावती इन तमाम विवादों से अपने आप को अछूती दिखाना चाह रही हैं और उनकी पूरी नज़र देश में और प्रदेश में अपनी स्थिति को और अपनी जड़ को और मजबूत करने की है और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचने की है। और केवल मायावती ही नहीं बल्कि तमाम दल दावा तो विकास का ही करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के गुण भी गाते हैं, लेकिन जब बात चुनाव में हार जीत की आती है तो सारे दावे सारे इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। अगर कुछ काम करता है और कोई रणनीति वो बनाते हैं तो वो सब कुछ धर्म जाति और उसके अलावा वर्ग से जुड़ी ही होती है। और राजनीति भी ऐसी है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे ही रंग तमाम सियासी दलों के दिखने वाले हैं, जहां हर दल धर्म और जाति के आधार पर ही अपना नफा नुकसान जोड़ने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत वोटों की राजनीति शुरू से हावी रही है। छोटे या बड़े कमोवेश सभी दल जातिगत राजनीति के जरिए ही खुद की पहचान बनाने में जुटे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित वोट बैंक है और बीएसपी प्रमुख मायावती इस पर अपना हक जताती रही हैं। बकौल मायावती यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर 60 से 70 हजार दलित वोटर हैं और अगर ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से सरक कर उनके साथ आ जाए तो फिर बीएसपी का रास्ता रोकना किसी भी दल के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि मायावती यूपी के मुस्लिम वोटरों को सहेजने में लगी हैं। अकेले ही दलित बेस वोट लगभग 24-25% है और फिर ये दलित वोट यहाँ मुस्लिम समाज के साथ मिलकर अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। यूपी में मुस्लिमों की जनसंख्या 19% के करीब है। करीब 140 विधानसभा सीटों पर 10 से 20% तक मुस्लिम आबादी है। 70 सीटों पर 20 से 30% और 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आंकड़ों के मुताबिक 2002 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 54% मुस्लिम वोट मिला था। 2007 के विधानसभा चुनाव में यह घटकर 45% और 2012 के चुनाव में 39% रह गया था। वहीं 2002 में बीएसपी को 9% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2007 में 17% और 2012 के चुनाव में 20% हो गया था। यही कारण है कि बीएसपी अब दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर नोटबंदी पर विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस की ओर से 27 दिसंबर को बुलाई गई 16 विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से वाम दलों और जेडीयू ने तो साफ इनकार कर दिया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने बैठक में विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित नहीं करने पर सवाल उठाया है, तो जेडीयू ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मांग कर डाली है। वहीं एनसीपी भी इस बैठक में शामिल होने का मन अब तक नहीं बना पाई है। टीएमसी ने भी कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो नोटबंदी पर विपक्षी दलों की एकता बिखरती हुई नजर आ रही है। सीताराम येचुरी ने कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से एकला चलो की नीति अपना रही थी और तमाम विपक्षी दलों की उपेक्षा कर रही थी, इसी वजह से वो अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते। कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने इसी के मद्देनजर और नोटबंदी के बहाने
27 दिसंबर को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है, लेकिन वाम दल इस बैठक में शामिल होने को तैयार नहीं है। एक तरफ वो दूसरे विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ना बुलाने पर नाराजगी जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ 50 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी के नए कदमों के ऐलान के बाद अपनी रणनीति तय करने की बात कह रहे हैं। So you will have to coordinate this in a proper fashion, and we hope that coordination we'll also contribute to create that coordination, and we hope that coordination will happen after the Prime Minister's new announcements. So therefore, for these reasons, we are keeping out of tomorrow's exercise because all the parties are not going to be there. जनता दल यूनाइटेड भी इस बैठक के मकसद पर ही सवाल उठा रहा है। जेडीयू ने इस बैठक के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मांग उठाई है। अपोजिशन की यूनिटी की मीटिंग के लिए कोई मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए। इस मीटिंग में इस तरह की का एजेंडे का या प्रोग्राम का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए अभी हम तय करेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ किसी भी पहल में वाम दलों को शामिल होने में नुकसान नजर आ रहा है, चाहे देश की जनता को नोटबंदी से कितना भी नुकसान उठाना पड़े। साथ ही यूपी के विधानसभा चुनाव से वाम दलों को वैसे भी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाने के लिए नोटबंदी के समर्थन के बहाने बीजेपी से पुरानी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। साथ ही सेक्युलर मोर्चे की तरफ से पीएम के पद की दावेदारी के लिए ममता राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करना चाहती हैं। वहीं जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ख्वाब देख रही है। इसीलिए जेडीयू अपना बाजार भाव बढ़ाने के लिए मुद्दों पर आधारित समर्थन और विरोध की राजनीति कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर वामपंथियों से लेकर दक्षिण पंथ तक किसी से भी समर्थन हासिल कर सके। बहरहाल सियासत इसी का नाम है। आवाम के दर्द को अपने फायदे में भुनाना ही सियासत है। रजत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कई विपक्षी दल भले ही कांग्रेस के साथ देने में झिझक रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और सोनिया गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन पूरे होने के बाद भी अगर कोई तकलीफ हुई तो मुझे किसी भी चौराहे पर सजा दे दीजिएगा। अब प्रधानमंत्री खुद बताएं कि उन्हें किस चौराहे पर सजा दी जाए। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव शायद अकेले ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को बहुत गाढ़े दिनों में साथ देते आए हैं उसका। उधर नोटबंदी पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे पर 12 में भी पीजी कॉलेज ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में राहुल ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर एक बार फिर से निशाना साधा। बस अलग बात यह रही कि इस बार राहुल गांधी ने किसी भी शेरो शायरी का साथ नहीं लिया। नोटबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि जिस कालेधन को खोजने के लिए पीएम मोदी ने देश के लोगों से उनका पैसा छीना, नोटबंदी के बाद भी उसका कहीं अता पता नहीं है। पहले कहा काला धन वापस आएगा, नहीं, पैसा वापस आएगा, काला धन वापस नहीं आएगा। और जो काला धन वापस नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी जी, 56 इंच छाती वाले नरेंद्र मोदी जी गरीबों को देंगे। पता लगा कि सारा का सारा पैसा वापस आ गया। राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी किसी को नहीं थी, जबकि हकीकत ये है कि कुछ चुनिंदा लोगों को इस फैसले की जानकारी पहले से थी और उन्होंने नोटबंदी से पहले बैंकों में इतना पैसा जमा किया जितना देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। जिनको पता लगना था उनको नहीं पता लगा, जिनको पता लगाना था उनको पता लगा दिया। 50 परिवारों को मालूम था। आप कहोगे कैसे मालूम? मैं बताता हूं। अक्टूबर के महीने में इन्हीं लोगों ने 6 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंक में डिपॉजिट किया है। इतना पैसा इतिहास में कभी हिंदुस्तान के बैंकों में डिपॉजिट नहीं किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के कैशलेस इंडिया पर भी सवाल उठाते नजर आए। कहा गया कि इसका मकसद पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाना है। अब मैं आपको कैशलेस दुनिया, पेटीएम के बारे में बताता हूं। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में युवा जाएगा, कहेगा मुझे किताब खरीदनी है,
100 रुपया यहां से निकलेगा, दुकानदार के जेब में पैसा जाएगा और 5% कमीशन 50 परिवारों के जेब में सीधा जाएगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के कुछ पूंजीपतियों की मदद के लिए देश के लाखों करोड़ों लोगों को अपने ही पैसों के लिए सरकार ने कतार में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए राहत की खबर है। नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों कांग्रेसी नेताओं को कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि स्वामी को कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स के बही खाते और आयकर संबंधी दस्तावेज नहीं मिलेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तब होगी जब स्वामी अदालत को गवाहों की सूची सौंपेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज राहत की सांस ले रहे होंगे। गले में फांस की तरह अटके नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के वित्तीय कागजात और बही खातों की मांग की थी। अब अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। स्वामी फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे। Well, it's a court order at the Patiala House, and it's something that I can appeal against. इसी साल 11 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी की उस मांग को मंजूर कर लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स की वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ कागजात मुहैया करवाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया था कि वह संबंधित दस्तावेजों की प्रति सुब्रमण्यम स्वामी को दिए जाएं। लेकिन इसी साल 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत कोई भी आदेश देने से पहले आरोपी पक्ष को सुना जाना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीर तरीके से आवेदन नहीं लगाया और निचली अदालत ने भी उसी तरीके से आदेश दे दिए। स्वामी न तो गवाहों की सूची के साथ इन कागजातों को जोड़ पाए और न ही यह बता पाए कि मुकदमे में इन कागजातों की क्या अहमियत है। इससे पहले इस मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा भी आरोपी थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तब होगी जब स्वामी अदालत में गवाहों की सूची सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता कटघरे में रहे हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार की शुरुआत की थी, लेकिन 2008 में पैसे की तंगी के चलते इसे बंद कर दिया गया। इसे दोबारा शुरू करने के लिए 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार की कंपनी एसोसिएट जर्नल्स को ब्याज रहित कर्ज दिया। बाद में यंग इंडिया नाम की कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हासिल कर लिया। इस यंग इंडिया कंपनी के शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसी नेताओं के पास हैं। ये एसोसिएट जर्नल्स को यंग इंडिया को मालिकाना हक हासिल होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये 7 मंजिला इमारत नेशनल हेराल्ड की है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए लखनऊ में इस अखबार की स्थापना की थी। नेहरू इस अखबार के पहले संपादक भी रहे और प्रधानमंत्री बनने तक हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन भी बने रहे। इसी के साथ हिंदी नवजीवन और उर्दू का कौमी आवाज भी निकाला गया। आजादी के बाद भी ये कांग्रेस का मुख्य पत्र बना रहा। तंगहाली की वजह से सन 2008 में ये अखबार बंद हो गया। तब तक इस अखबार पर मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स नाम की कंपनी के पास था। बाद में प्रकाशन जारी रखने के नाम पर इस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का बिन ब्याज का कर्ज भी दिया। फिर भी अखबार शुरू न हो सका। सन 2012 में एसोसिएटेड जर्नल्स को यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। इस यंग इंडिया कंपनी में 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, बाकी कुछ कांग्रेस नेताओं के पास। इसी टेक ओवर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस बिना पर इस अखबार को चलाने के लिए कर्ज दिया। अगर कर्ज दिया गया तो अखबार क्यों शुरू नहीं हुआ। इस सब के बाद
कर्ज वापसी के बगैर एसोसिएटेड जर्नल्स पर यंग इंडिया कंपनी ने कैसे टेक ओवर किया। यंग इंडिया के करीब 80% शेयर गांधी परिवार के पास है। ऐसे में इस नई कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स को एसोसिएटेड जर्नल्स की करीब 1600 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों पर सीधा हक हासिल हो गया। ऐसे में इस नई कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स को एसोसिएटेड जर्नल्स की करीब 1600 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों पर सीधा हक हासिल हो गया। इसके साथ ही हेराल्ड को अखबार के नाम पर कई राज्यों में जमीनें भी आवंटित की गई। इनमें से कुछ जगह पर इमारतें भी बनी और किराए पर दी गई, लेकिन अखबार दोबारा शुरू नहीं हो सका। हरियाणा के पंचकुला में हेराल्ड के नाम आवंटित एक जमीन की जांच का मामला तो सीबीआई को सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को थोड़ी राहत मिली है, वहीं आम जनता को भी थोड़ी राहत देने का मूड बना चुके हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर करों की दरें कम होने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ये बात नहीं कही है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की पेशेवर ट्रेनिंग का शुभारंभ करते हुए जेटली ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ाना है तो कर दरों को निम्न स्तर पर लाकर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। नोटबंदी की मार के बीच केंद्र सरकार टैक्स का दायरा बढ़ाने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। इसके तहत सरकार टैक्स की दरें कम करने पर भी विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए निचले दर के टैक्सेशन की जरूरत है ताकि सेवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि आने वाले दशकों में देश में ऐसा माहौल बनाना होगा कि लोग नियमों के तहत स्वेच्छा से उचित टैक्स भरें। वर्तमान में इस बात की धारणा बनी हुई है कि सरकारी राजस्व को चूना लगाना कोई गलत बात नहीं है। हिंदुस्तान में इसे व्यावसायिक सूझबूझ का हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। There are many economies in the world, as they grow, they develop. Payment of legitimate taxes is a part of a citizen's duty. And non-payment is visited with severe consequences. We have lived through the last 7 decades in India under an impression that if avoidance could be done of government revenue, there was nothing improper or immoral about it. वित्त मंत्री अरुण जेटली सीमा शुल्क और नशीले पदार्थों की राष्ट्रीय अकादमी के आंतरिक राजस्व सेवा के अधिकारियों के 68वें बैच के पेशेवर प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर 30 दिसंबर के बाद भी एटीएम और बैंक से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ सकती है। खबरों के मुताबिक नए नोटों की कमी के कारण ये फैसला और आगे बढ़ाया जा सकता है। 30 दिसंबर को नोटबंदी के 50 दिन से ज्यादा हो जाएंगे। नोटबंदी का आज 48वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक नोटबंदी की दिक्कत खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन ये बात लोगों को अभी परेशान कर सकती है कि 30 दिसंबर के बाद भी एटीएम और बैंक से पैसे निकालने की तय सीमा खत्म नहीं होगी। खबरों के मुताबिक एटीएम और बैंक से पैसे निकालने की सीमा धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। अगले 1 से 2 दिन में प्रधानमंत्री की अगुवाई में समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में ही नई सीमा के बारे में फैसला किया जाएगा। 30 दिसंबर के बाद भी बैंक और एटीएम से नकदी की निकासी पर अंकुश का बड़ा कारण नोटों की कमी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करेंसी छापने वाली प्रेस और रिजर्व बैंक नए नोटों की मांग के अनुरूप आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। नोटबंदी की 50 दिन की सीमा नजदीक आ रही है। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि निकासी पर लिमिट नए साल में भी जारी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैंक और एटीएम से निकासी पर अंकुश तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध न हो। देश में कई जगहों पर बैंक 24,000 रुपए की तय साप्ताहिक सीमा को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बैंक लोगों को इस सीमा से कम की नकदी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर इस लिमिट को अभी खत्म कर दिया जाता है तो बैंक लोगों की वैध मुद्रा की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा।
रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से 19 दिसंबर तक बैंकिंग प्रणाली में 5.92 लाख करोड़ रुपए के नए नोट डाले हैं, जबकि बंद किए गए नोटों का मूल्य 15.4 लाख करोड़ रुपए बताते हैं। 10 दिसंबर तक बैंकों को पुराने नोटों में 12.4 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर नोटबंदी का असर सिर्फ आम जनता, कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि देश के विकास का पहिया भी इसकी वजह से धीमा हो गया है। नोटबंदी को जल्द ही 50 दिन होने वाले हैं। बात करें यूपी की तो नई करेंसी की किल्लत जारी रहने से राज्य के विभिन्न शहरों में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और PWD के सड़क, सीवर, नाले और तमाम अन्य तरह के निर्माण के कार्यों पर अब ब्रेक लगने लगा है। बैंकों से पैसा निकालने में हो रही परेशानी और पुराने नोटों के बंद होने से ठेकेदार अब मजदूरों को पैसा तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में मजदूरों ने भी काम करना छोड़ दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। नोटबंदी का आज 48वां दिन है। 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज बैंकों में फिर भीड़ देखने को मिली। अभी भी 70% से ज्यादा ATM मशीनें खाली हैं। बैंकों में लाइनें लगी हैं। ऐसे में मोदी सरकार के 50 दिनों में हालात सामान्य होने के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ 160 रैलियां करने का फैसला किया है। मोदी सरकार हालात बदलने के लिए डिजिटल पेमेंट स्कीम चला रही है, लेकिन कोई बड़ी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नोटबंदी से किसान से लेकर आम जनता परेशान है। अगर हालात जल्द ही सामान्य नहीं हुए तो विकास कार्य पूरी तरह ठप हो सकते हैं। अगर बात यूपी की करें तो राज्य के शहरों में नगर निगम के कहने पर कॉन्ट्रैक्टरों ने कई कार्यों को शुरू तो कर दिया था, लेकिन नोटबंदी की मार से यह सभी काम अब रुकने लगे हैं। सड़क निर्माण समेत कई स्थानों पर पब्लिक और सामुदायिक शौचालय का निर्माण का काम भी बीच में रुक गया है। ठेकेदारों की माने तो लेबर को उन्हें कैश में दिहाड़ी का भुगतान करना पड़ता है। अधिकांश मजदूर दूसरे राज्यों के हैं। उनके ना तो बैंक खाते हैं और न ही वह बैंक में पैसा डालने की स्थिति में हैं। दिन भर में मजदूरी करके जितना पैसा कमाते हैं, उसी से शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है। ठेकेदारों का कहना है कि उनके पास जितना कैश था वो खर्च कर चुके हैं। बैंकों में कैश की कमी की वजह से उनका अपना पैसा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लेबर को पैसा देना मुश्किल हो रहा है। पैसा नहीं मिल रहा तो लेबर ने भी काम छोड़ दिया है। इसकी वजह से कई शहरों में करीब 30 से 40% विकास कार्य रुक गए हैं या प्रभावित हो गए हैं। कैश की किल्लत लंबी चली तो स्थिति और खराब हो सकती है। बैंकों से पैसा निकालने की लिमिट नहीं बढ़ी तो लेबर को पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। सीमेंट, ईंट, टाइल्स, रोड़ी समेत सभी रॉ मटेरियल कैश भुगतान पर मिलते हैं। दूसरी ओर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की योजनाओं को भी नोटबंदी से जूझना पड़ रहा है। कई प्लॉट और तैयार फ्लैटों के लिए कोई खरीदार नहीं है। बात करें गाजियाबाद की तो आवास विकास परिषद ने 6 दिसंबर को मंडोला विहार में 80 से 200 वर्ग मीटर के प्लॉटों की योजना लॉन्च की थी। रियल एस्टेट में मंदी के दौरान प्लॉटों की योजना लॉन्च करने के पीछे परिषद को उम्मीद थी कि लोग प्लॉट खरीदने में रुचि दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैश की किल्लत के कारण आवेदनकर्ता बैंकों तक ही नहीं पहुंच रहे हैं। आवास विकास परिषद के साथ निजी बिल्डरों के प्रोजेक्ट का भी हाल बुरा है। आलम यह है कि बिल्डर कैश की कमी के चलते मजदूरों को दिहाड़ी नहीं दे पा रहे। इसके चलते फिलहाल सभी प्रोजेक्ट में काम रुका हुआ है। नोटबंदी के बाद बैंकों में केवल नकदी निकालने और जमा कराने का काम ही हो पा रहा है। पे ऑर्डर, ड्राफ्ट और FD सहित बाकी जरूरी कामों पर ब्रेक लग गया है। लोग चेकबुक के लिए भी मुश्किल से आवेदन कर पा रहे हैं। बैंकों के 80% स्टाफ का कैश ट्रांजैक्शन में व्यस्त होने से बाकी काम लगभग ठप पड़ गए हैं। गाजियाबाद में PWD की ओर से डासना से मुरादनगर के बीच बन रही लिंक रोड का निर्माण कार्य भी नोटबंदी के चलते रुक गया है। 11 किलोमीटर लंबी रोड के लिए शासन ने 19 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगा दी थी। पहली किस्त में विभाग को 9 करोड़ रुपए मिले, जिससे 1 लेन की रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नवंबर के पहले सप्ताह में लिंक रोड के निर्माण के लिए 10 करोड़ की दूसरी किस्त मिलनी थी, लेकिन नोटबंदी के चलते प्रशासन ने बजट जारी नहीं किया। सड़क निर्माण में लगे मजदूरों और अन्य लोगों का भुगतान रुकने से रोड के निर्माण कार्य पर भी ब्रेक लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो एक और जहां माना जा रहा है कि नोटबंदी आने वाले विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर काफी हद तक लगाम लगा देगी, वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था से जुड़ी इलेक्शन वॉच का आंकड़ा कुछ और ही कहता है। उसके मुताबिक इस बार चुनाव बीते सालों के मुकाबले 10% ज्यादा खर्चीले होंगे। कैसे प्रबंधन किया जाएगा, चुनाव कैसे प्रबंधन किया जाएगा, इन सब के आधार पर ये निकल के आया कि पैसे का फ्लो चुनाव में बना रहेगा। और जो लोग ये उम्मीद मान रहे थे कि बहुत कम पैसों में इस बार चुनाव जीता जा सकता है, शायद वो हमारा भ्रम ही होगा, जिस तरह से लोगों ने प्रबंधन अभी इस अध्ययन के मुताबिक किया हुआ है। उधर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था। मिथुन ने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने बयान जारी करके कहा है कि मिथुन ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। मिथुन 2014 में राज्यसभा के सांसद बने थे। मिथुन का राज्यसभा का कार्यकाल 2020 तक चलना था। अब इनके इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस किसी और को राज्यसभा भेजेगी। पिछले कई समय से मिथुन बीमार चल रहे थे और इनका इलाज चल रहा था। अपने खराब स्वास्थ्य के चलते मिथुन कई बार राज्यसभा से छुट्टी मांग चुके हैं। उनके राज्यसभा से बीमारी के कारण गायब रहने की वजह से कई बार सवाल भी खड़े हुए थे, क्योंकि राज्यसभा तो बीमारी की वजह से वो नहीं आते थे। और पर इसी बीच साउथ में उनकी फिल्में लगातार रिलीज होती रही थीं। यही नहीं, शारदा घोटाले में नाम आने के बाद भी मिथुन ने सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि तब तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना था। उधर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया में भद्दी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा है। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने पत्नी के साथ अपने फेसबुक पेज पर एक फोटो डाली थी, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति थी। यह आपत्ति उनकी पत्नी के स्लीवलेस ड्रेस को लेकर थी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया में विरोध का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी की एक फोटो वायरल हो रही है। कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने शमी की पत्नी हसीन के ड्रेस को लेकर आपत्ति जताई और उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी। दरअसल मोहम्मद शमी ने अपने फेसबुक पेज पर फोटो डाली थी, जिसमें उनकी पत्नी एक स्लीवलेस ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने उनकी इस ड्रेस को लेकर भारतीय तेज गेंदबाज को बेवजह की सलाह दी। हालांकि ज्यादातर यूजर्स मोहम्मद शमी के साथ नजर आए। सोशल मीडिया पर आए इन कमेंट्स के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ शमी के साथ खड़े नजर आए कि ये कमेंट्स सही में शर्मनाक हैं। शमी को पूरी तरह सपोर्ट करें, देश में इससे भी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। खुद मोहम्मद शमी ने भी अपने आलोचकों को जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हर किसी को जिंदगी में मुकाम नहीं मिलता, कुछ किस्मत वालों को ही ये हासिल होता है। जलने वाले जलते रहें। इससे पहले टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी इस तरह की टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। साल 2005 में उनके खिलाफ एक फतवा तक जारी कर दिया गया था, जिसमें उन पर गलत तरह के कपड़े पहनने का आरोप था और खेलते वक्त सर से लेकर पैर तक खुद को ढकने वाले कपड़े पहनने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब एक बड़ी खबर जो भारत और विश्व के लिए बेहद अहम है। आज भारत ने एशिया, अफ्रीका और आधे यूरोप तक मार करने की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। 85% स्वदेशी तकनीक से बनी अग्नि 5 चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस तक टारगेट पर निशाना लगा सकती है। भारत ने अपने सबसे ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के मुताबिक ये मिसाइल 20 मिनट में 5000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM बनाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन इस तरह की मिसाइल बना चुके हैं। अग्नि 5 सतह पर मार करने वाली मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की मिसाइल है। अचूक निशाने के लिए इसमें लगा नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम इसे और खास बनाता है। अग्नि मिसाइल में 85% तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पृथ्वी 5 एक साथ कई टारगेट पर वार करने में सक्षम है और इसके सफलता के साथ ही भारत मिसाइल बनाने वाले तमाम देशों में काफी अग्रणी हो गया है। और देश विदेश की तमाम अन्य खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपाय पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच ये बैठक हो रही है। सरकार ने आज आधार पेमेंट ऐप लॉन्च कर दिया है। अब खरीदारी करने के लिए आप सिर्फ अपना आधार नंबर बताएं, अंगूठा लगाएं और आपकी भुगतान हो जाएगी पूरी। बाजार से खरीदारी के लिए अब ना तो आपको कैश रखने की जरूरत होगी और ना ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड की। अब आपका अंगूठा ही आपको कैशलेस बना देगा। आपका अंगूठा ही आपके बैंक अकाउंट की चाबी भी बन जाएगा। गुजरात के नवसारी में एक लोक गायिका पर भजन कार्यक्रम में जमकर नोटों की बारिश हुई। लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 लाख से ज्यादा नोटों की बारिश की और ये कार्यक्रम लोक गायक फरीदा मीर और माया भाई आहिर के भजन का कार्यक्रम था। उपराज्यपाल नजीब जंग के एकाएक इस्तीफा देने के बाद नए उपराज्यपाल के लिए खोज तेज हो गई है। नौकरशाह केजे अल्फांस का नाम दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। वो नरेंद्र मोदी की पसंद है। 1969 बैच के रिटायर्ड IAS केजे अल्फांस 2011 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी साल अगस्त में उन्हें चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया था, लेकिन राजनीतिक वजहों से उन्होंने ये पद स्वीकार नहीं किया था। अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ की बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने अब अपनी ही पार्टी के लोगों को काफी नाराज कर दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्वर्गवासी बता दिया। अब इसे जबान फिसलना कहे या अनभिज्ञता, लेकिन भारती ने अपने इस बयान से बीजेपी को नाराज और शर्मसार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अहम खबर, चीन ने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज उतार दिए हैं। इस हरकत के बाद ताइवान ने कहा है कि वो भी सतर्क और तैयार है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और ताइवान के प्रेसिडेंट की बातचीत के बाद से चीन लगातार नाराज चल रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग के साथ 5 और जंगी जहाज ताइवान से लगने वाले साउथ चाइना सी में भेजे हैं। समुद्र का यह हिस्सा ताइवान की सीमा में आता है। इसके पास ही फिलीपींस की समुद्री सीमा भी है। चीन की इस हरकत से इस क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ सकता है। हालांकि बीजिंग ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया है। हालांकि चीन ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि क्या उसने अपने फाइटर जेट्स या सबमरीन इस क्षेत्र में तैनात किए हैं या नहीं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका देश हमेशा की तरह सतर्क और तैयार है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के इस पूरी प्रक्रिया को रूटीन एक्सरसाइज बताया गया है। उसका कहना है कि चीन जंग के हालात में अपने नेवी की ताकत को परखने के लिए ऐसा करता रहता है। हाल ही में अमेरिकी जहाजों ने ताइवान के पास पेट्रोलिंग की थी। इस पर चीन ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह साउथ चाइना सी में घुसपैठ की कोशिश है। इसके बाद चीन ने अमेरिका का एक अंडर वाटर ड्रोन जब्त कर लिया था। दोनों देशों में तनाव बढ़ा तो चीन अमेरिकी ड्रोन वापस करने के लिए तैयार हो गया था। तब प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कहा था कि वो ये ड्रोन रख ले, क्योंकि अमेरिका को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि आखिर चीन और ताइवान के बीच जो विवाद है उसकी असली वजह क्या है। दरअसल साउथ चाइना सी का लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया विवादित माना जाता है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई दावा करते रहे हैं। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं। अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। वियतनाम इस इलाके में भारत को तेल खोजने की कोशिशों में शामिल होने का न्योता दे चुका है। इस समुद्री रास्ते से हर साल $7 ट्रिलियन का व्यापार होता है। चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रिफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया है। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करने का आरोप लगाते रहे हैं। और एक और बड़ी खबर अदालत की दुनिया से, ऑगस्टा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में 452 करोड़ की घुसखोरी में गिरफ्तार पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने त्यागी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के लिए 26 दिसंबर राहत भरा दिन रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में एसपी त्यागी को जमानत दे दी है। इस मामले में संजीव त्यागी और गौतम खेतान भी आरोपी हैं, लेकिन इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने एसपी त्यागी को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने एसपी त्यागी को 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। साथ ही गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत भी दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि ये एक बड़ी और अहम जांच है, जिसमें कई उच्च पदस्थ लोगों की भूमिका की जांच जारी है। अभी की जांच में त्यागी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं, जिनसे घोटाले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी। मामले में आरोपियों की मीटिंग करने और उनकी जगहों को भी साबित करने वाले सबूत मिले हैं। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 1 दर्जन वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के 3600 करोड़ रुपए के सौदे में भारी अनियमितता और घूसखोरी का आरोप लगाया गया था। इस सौदे के बारे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। यह ठेका पाने के लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100 से 125 करोड़ रुपए तक की रिश्वत दी थी। इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व आईएएफ चीफ एसपी त्यागी का भी नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अदालत की दुनिया कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। सियासी संकट के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सामने आए स्टिंग मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। सीएम ने कोर्ट से हाजिर होने के लिए दूसरी तारीख मांगी है। स्टिंग मामले में आज हरीश रावत को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अब वो कोर्ट नहीं जाएंगे। 2 दिन पहले उन्हें सम्मन जारी किया गया था। अपने छात्रों को उपस्थिति में राहत देने के संबंधी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल से जवाब मांगा है। बार काउंसिल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी को अपने छात्रों को नोटबंदी से हुई दिक्कतों के कारण अटेंडेंस में छूट देने के लिए पत्र लिखा था। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह का पत्र कैसे जारी कर सकती है। बार काउंसिल कैसे अटेंडेंस को नर्म बनने के लिए यूनिवर्सिटी को कह सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि वृहद जनोपयोगी मकसद के लिए सरकार धार्मिक संस्थाओं की जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। हाई कोर्ट ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आगरा और इटावा को जोड़ने वाले बाईपास के लिए जमीन कब्जाने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वकीलों को वकालत के लिए बार काउंसिल की ओर से अस्थायी प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ गुजरात को ये निर्देश दिया गया था कि वो वकालत के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करे। और बात इतिहास की करने से पहले आज आपको एक और फिल्मी खबर दे देते हैं। आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल ने शुरुआती 3 दिनों में 107 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने शुक्रवार को 30 करोड़, शनिवार को 35 करोड़ और रविवार को 42 करोड़ रुपए की कमाई की। ओवरसीज कलेक्शन 61 करोड़ रहा है। अब सिनेमा ट्रेड के गलियारों में चर्चा है कि ये फिल्म 400 करोड़ की क्लब की शुरुआत कर सकती है। हालांकि वीकेंड कमाई के मामले में आमिर की यह फिल्म अब भी सलमान खान की 2 फिल्में सुल्तान और प्रेम रतन धन पाए और शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर से पीछे है। लेकिन नोटबंदी के दौरान भी इस फिल्म की इतना कमाई करना आश्चर्य की बात है। शुरुआती 3 दिनों की बात करें तो आमिर खान अब भी सलमान से आगे हैं। हालांकि नंबर 1 पोजीशन पर शाहरुख खान अभी भी हैं। सुल्तान ने शुरुआती 3 दिनों में 105.53 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 3 दिनों में प्रेम रतन धन पायो ने 101.47 करोड़ बटोरे थे। 107 करोड़ की कमाई के साथ दंगल दूसरी पोजीशन पर है। वहीं शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर 109 करोड़ की कमाई के साथ टॉप पोजीशन पर अभी बनी हुई है। वैसे 100 करोड़ के क्लब की शुरुआत करने का श्रेय भी आमिर को ही है। साल 2014 में आमिर की पीके ने 300 करोड़ का क्लब बनाया था। अब तक आमिर की 5 फिल्में गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके और दंगल 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं और अब ऐसा लगता है कि दंगल एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। अगर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। शेर की एक दहाड़ है प्यारे। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात करते हैं देश और दुनिया के आज के इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 26 दिसंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिसमें से कुछ दुखद हैं तो कुछ काफी सुखद हैं। 26 दिसंबर 1606 में शेक्सपियर ने अपने लोकप्रिय नाटक किंग लियर को पहली बार
इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया था। 26 दिसंबर 1748 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच दक्षिणी हॉलैंड को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और 26 दिसंबर 1977 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाख क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आने के कारण 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और भारत इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी लहर पैदा किया था। भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों में के लोग इसमें मारे गए थे। 26 दिसंबर 2012 में चीन की राजधानी बीजिंग से ग्वांगझू शहर तक बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड रेल मार्ग को खोला गया था और 26 दिसंबर को ही मशहूर लेखक यशपाल का जन्मदिन होता है, जिन्होंने झूठा सच लिखा था, जो कि भारत के बंटवारे के बाद लिखी गई सबसे ऑथेंटिक, सबसे वैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। और देश की बात के आखिर में हम बात मिथुन चक्रवर्ती की कर लेते हैं, जिन्होंने आज ही स्वास्थ्य के आधार पर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अपनी फिटनेस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन एक मिसाल माने जाते रहे हैं। डांस के प्रति उनकी लगन इतनी है कि हर दूसरे दिन टीवी चैनलों पर रियलिटी शो के निर्णायकों की भूमिका में होते हुए भी वो कुर्सी छोड़कर ठुमके लगाते नजर आते हैं। ये अलग बात है कि देश सेवा की भावना के साथ सांसद बनने के बाद स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। कभी ये कहा जाता था कि देवानंद के बाद यदि कोई लंबे समय तक देवानंद के स्टाइल में रहेगा और स्वस्थ रहेगा, वो मिथुन चक्रवर्ती ही हैं। खैर, मिथुन चक्रवर्ती अपने डांसिंग प्रतिभा के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। हो सकता है कि नृत्य को पूरा समय देने से उनकी सेहत में भी सुधार आए और अपनी अभिनय और डांस की जो उनकी प्रतिभा है वो अन्य लोगों के लिए मिसाल बनती रहे। बहरहाल हम आपको इस वक्त छोड़ जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती के कुछ यादगार फिल्मी गानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।